ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और लास्ट क्लास हम लोग होमवर्क लिए थे। इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक ब्रांच का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीखा था। और इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक ब्रांच में कैसे अपने बताए थे कि जो बुक्स होता है वो इंडिपेंडेंटली मेंटेन्ड किया जाता है बाय द ब्रांच। एंड एट द सेम टाइम वी हैड लर्न द एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्या सीखा कि एडजस्टमेंट में ब्रांच जो है, ब्रांच का जो फिक्स एसेट्स है दैट विल बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ एचओ। मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ का मतलब है कि ब्रांच यदि कोई भी एसेट्स खरीदता भी है तो वो ब्रांच के बुक्स में फिक्स एसेट्स खरीदता है तो ब्रांच के बुक्स में उसे नहीं दिखाया जाएगा। मेंटेन इन द एचओ बुक्स का मतलब है ब्रांच के बुक में उसे शो नहीं करना है। दैट इज टू बी शोन वेयर, तो बोलते हैं उसे अपने को शो करना है इन द बुक्स ऑफ एचओ के बुक्स में शो करना है। एचओ अपने बुक्स में शो करेगा। अल्टीमेटली ब्रांच अपने बुक्स में शो नहीं करेगा। हाँ, ब्रांच कौन सा एसेट शो कर सकता है? करंट एसेट शो करेगा, करंट लायबिलिटी शो करेगा। जैसे अपने लास्ट क्लास में जो किए थे उसकी ही बात कर लें कि अपने ये सब एडजस्टमेंट एंट्री भी करना सीखे थे और सम्स प्रैक्टिस भी किए थे। ठीक है, ये सारा हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री सीखे थे लास्ट क्लास में कि ब्रांच यदि एक्सपेंसेस, और इसी के ऊपर प्रैक्टिस किए थे। और फिर कुछ सम्स मैंने होमवर्क दिया था बेस्ड ऑन जो आपका प्रीवियस मेथड मेरा सिखाया हुआ डेटा सिस्टम या स्टॉक डेटा सिस्टम या ट्रेडिंग मेथड, और उसके ऊपर बेस करके होमवर्क था 24, 23 एंड 20। तो वही हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो पहले। यूजिंग द स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, यानी कि सेकेंड मेथड का बात कर रहा है, जहां पर आपको स्टॉक अकाउंट को बनाना है एट इनवॉइस प्राइस। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस मेड एट द कोलकाता ब्रांच इन 2014। और गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस so as to show a profit of 30% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बोल दिया है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सो बोला हुआ 30% ऑन इनवॉइस प्राइस है। सेलिंग प्राइस के ऊपर 30% का लोड है, कॉस्ट के ऊपर नहीं, इनवॉइस प्राइस के ऊपर लोड बोला हुआ है। सो चलिए बनाते हैं। इसके लिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आपको फॉर्मेट बना लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, और आप सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। आप जो बना रहे हो क्या बना रहे हो? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो, बेयर मिनिमम अपने को जो जो चाहिए अंडर स्टॉक डेटा सिस्टम, एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट चाहिए। दूसरा जो हमें चाहिए होगा वो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट चाहिए। और तीसरा हमें जो चाहिए वो है ब्रांच पीएनएल। कोलकाता ब्रांच आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोलकाता ब्रांच के लिए बन रहा है। तो कोलकाता ब्रांच पीएनएल, कोलकाता ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट एंड कोलकाता ब्रांच स्टॉक अकाउंट। साइज एडजस्ट कर लीजिएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जनरली बड़ा रहता है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट उससे छोटा, और ब्रांच पीएल उससे भी छोटा। ठीक है, तभी अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो अपने को पता है वो पुट करना है। बहुत सिंपल है, फटाफट से अपने यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशंस आपको पता है वो आप डाल दो। यहाँ पर क्या पता है वो देख लो। सो क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टॉक एट 1 जनवरी इनवॉइस प्राइस पर ही गिवन है 24,000। तो आप जाएंगे स्टॉक अकाउंट में और वहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिखेंगे 24,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? ब्रांच डेटस 1 जनवरी को है 12,400 का। तो डेटस अकाउंट हम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि बना रहे हैं, हो सकता है कुछ मिसिंग हो तो निकल कर आएगा। तो ब्रांच डेटस भी बना लीजिए 12,400 आप ब्रांच डेटस में लिखोगे। तो ब्रांच डेटस एक छोटा सा वर्किंग्स के तौर पे ब्रांच डेटस भी बना लो और वहां पर आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,400। ये डेटस का बैलेंस हो गया।
हेडिंग डाल देंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रांच डेटर्स के बाद है गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। तो 70,000 का इनवॉइस प्राइस इज गिवन है, तो आपका ब्रांच स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा और एचओ का स्टॉक कम हो जाएगा। तो आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या लिखोगे, टू गुड सेंट, गुड सेंट इनवॉइस प्राइस पे ही लिखना है और वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपना टेंशन है ही नहीं। यदि इनवॉइस प्राइस दिया हुआ नहीं रहता तो अपना जाकर यहाँ पर अपने को इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ता, पहले कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस पर लेकर आते और तब एंट्री करते। लोडिंग हम लोग हमेशा लास्ट में सोचते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जो गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच इनवॉइस प्राइस, 2000 रुपए का गुड्स जो है वो वापस आ गया। तो आप 2000 का गुड्स जो वापस आया तो ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा और एचओ का स्टॉक बढ़ जाएगा। तो गुड्स या स्टॉक या गुड्स रिटर्न अकाउंट जो आप लिखना चाहें ये ब्रैकेट में आप लिख दो। गुड्स अकाउंट बना रहे हैं, गुड्स सेंट अकाउंट, उसमें से रिटर्न आ गया, कितने का रिटर्न आया वो आप मेंशन कर दो कि 2000 का गुड्स वापस आ गया, ये भी इनवॉइस प्राइस पर ही होना चाहिए एंड दैट वाज क्लियरली मेंशन, सो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है। सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स है 42,000, कैश सेल्स है 40,000 का। भाई सेल्स है तो आपका क्रेडिट सेल्स के लिए क्या होगा, ब्रांच डेटर्स बढ़ेगा, ब्रांच स्टॉक कम होगा। तो पहले मैं 42,000 से हटा लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा बाय ब्रांच डेटर्स। 42,000 मैंने लिखा, क्या चीज का, क्रेडिट सेल्स का फिगर आ गया और ये 42,000 अब कहाँ आने वाला है, तो ब्रांच स्टॉक सॉरी ब्रांच डेटर्स में आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेल्स लिखेंगे, ठीक है। 42,000 कैश सेल्स दिया हुआ है, तो यदि कैश सेल्स होगा तो कैश बैलेंस विल इंक्रीज एंड ब्रांच स्टॉक विल डिक्रीज। तो आप यहाँ पर ब्रांच स्टॉक में लिखोगे बाय कैश सेल्स। अमाउंट जो है वो है आपका 40,000, जस्ट राइट 40,000। हम लोग कैश अकाउंट बना नहीं रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग करने का हम लोग टेंशन करें, हमें उसकी सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश। नेक्स्ट है आपका गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। यदि कस्टमर गुड्स वापस करेगा तो आपका डेटर्स का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेटर्स बैलेंस विल डिक्रीज एंड ब्रांच स्टॉक विल इंक्रीज। तो आपका 1200 से ब्रांच स्टॉक को बढ़ाइए और यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच डेटर्स 1200 और ये 1200 आप कहाँ लिखोगे, तो ब्रांच डेटर्स में लिखोगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1200 रिटर्न। बिल्कुल जनरल एंट्रीज के माध्यम से इजी है, जनरल एंट्रीज सोच के करो, इट्स अ सिंपल, अकाउंट्स आपको डिफिकल्ट लगेगा नहीं। नेक्स्ट आपका जो है वो है क्या आपका, दिस इज डन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो कलेक्शन हो गया तो डेटर्स बैलेंस डिक्रीज होगा और कैश बैलेंस बढ़ेगा। 39,600 से एंट्री होगा, 39,600 से एंट्री होगा बाय कैश, यानी कि कैश बैलेंस बढ़ा और ब्रांच डेटर्स बैलेंस डिक्रीज हो गया। 39,600 से कलेक्शन हो गया तो अपने डेटर्स को कम कर दिए 39,600 से। नेक्स्ट है आपका 600 डिस्काउंट अलाउड टू देम। डिस्काउंट के कारण भी आपका क्या होता है कि डेटर्स बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, तो डेटर्स बैलेंस डिक्रीज करने का एंट्री करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड ही लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड 600 और ये 600 आप सीधा ब्रांच पीएल में क्लोज कर दीजिए टू डिस्काउंट अलाउड। हर नॉमिनल अकाउंट को अपने क्लोज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो डिस्काउंट अलाउड हमें क्लोज करना पड़ा अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 600 से अपने क्लोज कर दिए। नेक्स्ट है गुड कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस एट ब्रांच 12,200, 12,200 रुपए का कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस एट ब्रांच। तो एचओ ने कैश दिया है, यानी एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री हुआ, ब्रांच का एक्सपेंसेस बढ़ा और एचओ का कैश बैलेंस घटा, तो एंट्री हो जाएगा आपका ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश और ब्रांच एक्सपेंसेस क्लोज होगा अगेंस्ट पीएनएल, तो सीधा पीएनएल में ले जाइए 12,200, कैश नहीं बना रहे तो आप पीएनएल में लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस 12,200,
ये 12,200 अपने 12,200 एक्सपेंसेस दिखा दिए। कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस एट द ब्रांच, तो 12,200 एक्सपेंसेस का एंट्री हो गया। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट द ब्रांच, इनवॉइस प्राइस बता रहा है कि शॉर्टेज है, तो 800 का जो शॉर्टेज है आप ब्रांच पीएल में लिखोगे बाई शॉर्टेज 800। ये इनवॉइस प्राइस है, ये भी नोट कर लो कि ये भी आपका इनवॉइस प्राइस है एंड एन इनवॉइस प्राइस इज 800, तो ये 800 रुपये आपका इनवॉइस प्राइस से हो रहा है। अब 800 यदि ये इनवॉइस प्राइस से है तो अल्टीमेटली अपने को इसका लोड कैंसिल करना पड़ेगा। तो अभी अपने जितना भी इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में सारा अपने यूज कर चुके हैं, केवल और केवल अपने को अब बैलेंस करके देखना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट टैली होता है या नहीं होता है और लोड कैंसिल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रांच अकाउंट को देखो टैली हो रहा है या टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका डेबिट साइड का टोटल मैं करके देख रहा हूँ, तो इट्स 95,200। आप कैलकुलेटर में करके देखो, 95,200 डेबिट साइड टोटल है। 70 + 24 94 एंड 1,200 इज 95,200। क्रेडिट साइड का टोटल है 42 46 86 800 86,800। तो 86,800 डिफरेंस दोनों का जो करेंगे वो हमारा स्टॉक आ जाएगा, दैट वाज मिसिंग। सो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, वो इनवॉइस प्राइस पर निकल कर आ गया। आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा, 12 - 8 4 एंड इधर में हो गया 14 - 6 8 और इधर में हो गया आपका 8 माइनस, सो 8,400। सो 8,400 का आपका डिफरेंस है। ये 8,400 का जो डिफरेंस है ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ यू शुड स्टार्ट कैंसिलिंग द लोडिंग। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लॉजिक आपको पता है ना। अपने ये मानते हैं कि जो शुरू में हमारा गुड्स है वो उसका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर रियलाइज हो जाएगा, इसीलिए इसका लोड अपने रियलाइज मानकर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग 30% के रेट से आएगा, सो ये होगा 7,200। जो गुड सेंट है वो ये मान लिया जाता है कि भाई गुड सेंट के ऊपर भी लोडिंग अपने ड्यूरिंग द ईयर वो कमा लेंगे, इसीलिए बाय गुड सेंट के ऊपर लोडिंग 30% यदि होगा तो 21,000 आएगा, तो इट्स 21,000। तो ये भी हो गया। देखो डेटर्स तो गुड्स बेचे, वो गुड्स वापस आया, तो इसका लोडिंग कैंसिल नहीं किया जाता है, ना बेचने का और ना ही ये रिटर्न आने का। रीजन इज दैट इस मेथड में अपने शुरू में ही जब गुड्स भेजे एट दैट टाइम ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो जब एक्चुअल सेल होता है एट दैट टाइम हम लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। गुड्स रिटर्न आ गया, इसका मतलब है कि भेजे थे तो प्रॉफिट बनाए थे, यहाँ पर जब वो वापस आ गया तो प्रॉफिट तो बनेगा नहीं, तो उसके ऊपर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट कैंसिल करना पड़ेगा। सो टू गुड्स रिटर्न 2,000 का है, 2,000 का लोड 30% के रेट से आपका 600 होगा, ठीक है ना। 2,000 का 30% है तो आपका 600 होगा। जो कैश सेल्स है उसके ऊपर लोड कैंसिल नहीं किया जाता है, शॉर्टेज के ऊपर आपका लोड कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो कमाई हुआ नहीं, गुड्स चोरी हो गया, शॉर्टेज हो गया, बिकता तब तो कमाई आता है ना, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू कैंसिल द प्रॉफिट ऑन शॉर्टेज। तो टू शॉर्टेज और लोड कैंसिल करेंगे 800 का 30% 240 होता है, तो 240 इसका लोड हो गया। सो 240 अपने लोड कैंसिल कर दिए शॉर्टेज के ऊपर। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके ऊपर लोड कैंसिल करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लोड कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर अपने तो प्रॉफिट कमा नहीं पाए, वो हमारा स्टॉक अनसोल्ड रह गया। तो इफ द गुड्स वर नॉट सोल्ड सो प्रॉफिट भी हमारा अनरियलाइज रह गया, सो वी नीड टू क्रिएट रिजर्व। तो से लास्ट में स्टॉक रिजर्व कहते हैं, लास्ट में स्टॉक रिजर्व बनाओगे 8,400 का 30%।
ठीक है ना। तो 8400 यानी 8400 का 30% आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 2400 एंड 120 2520 तो स्टॉक रिजर्व 2520। ठीक है। तो फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। और अपने ग्रॉस प्रॉफिट अब निकाल पाएंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो 21,000 प्लस 7,200 इज इक्वल टू 28,200। ये हो गया टोटल 28,200 और इसे आप माइनस करो सो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट 0 6 प्लस 4 0 कैरी ओवर 1 7 प्लस 2 9 9 प्लस 5 14 14 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए तो 8 22 कैरी ओवर 2 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 4 8 यानी कि 24,840 24,840 आपका अल्टीमेटली क्या आया, इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसे आप कहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो ब्रांच पीएनएल में लेके आ जाएंगे बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये 28,200 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान देना कि जो शॉर्टेज हुआ था वो तो हमारा चोरी हुआ। अल्टीमेटली 800 के ऊपर अपने लोड कैंसिल किए 240 का, तो 800 माइनस 240 बाकी का डिफरेंस जो शॉर्टेज है वो तो मेरा लॉस है। तो उस लॉस को, नेट लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा पीएनएल में। सो 800 माइनस 240 डिफरेंस इज 560। सो 560 शॉर्टेज आपका पीएनएल में राइट ऑफ होगा टू शॉर्टेज। अपने ये मान रहे हैं कि एबनॉर्मली डैमेज हुआ है। सो 560 आपका एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। कैसे आया, तो 800 माइनस 240 उसके ऊपर लोडिंग कैंसिल कर दिया तो 560 का आपका शॉर्टेज आ गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि जो पीएनएल में लिखा जाए। एवरीथिंग इज डन। तो फाइनली अब आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो 28,200 एंड फ्रॉम देयर यू विल डिडक्ट दिस 3 आइटम। तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो आपका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आप देख लो। सो आप माइनस करो 600 एंड 12,200 एंड 560। चलिए करते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा। 0 एंड 6 प्लस 4 10 हो गया, 0 कैरी ओवर 1 तो 6 प्लस 1 7 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14 14 प्लस 8 22 कैरी ओवर 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8। ठीक है ना। और 1 है और 1 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए तो 14,840 इज द नेट प्रॉफिट। जैसे शुरू में ही लगा था कि ब्रांच डेटा का कोई यूज नहीं आएगा, बट मुझे एक बार लगा कि कहीं पे क्रेडिट सेल्स मिसिंग होगा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ब्रांच डेटास बना लिया। बट ऐसा उससे कुछ भी अपना ज़रूरत रिक्वायरमेंट्स था नहीं, मतलब आंसर लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं था। ऐसे आपने बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बैलेंस करके छोड़ दीजिए। ये 4, ये भी 4 और ये हो गया 5 54,400। ये आपका डेबिट साइड टोटल है। 54,400 से आप माइनस करो तो आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटस निकल आएगा। सो 2 प्लस 6 8 प्लस 6 14 तो ये हो गया कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 9 11 11 प्लस 3 14 कैरी ओवर 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटस इज 13,000। सो ये आपका ब्रांच डेटस फाइनल फिगर हो गया। एज सच इस सम्स में हमारा ब्रांच डेटस बनाने का जरूरत था भी नहीं, बट अपने लोग बना लिए बिकॉज अपने को लगा कि कहीं कुछ मिसिंग हुआ तो वो निकल कर आ जाएगा। ओनली द प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे समझ में कुछ भी नहीं था। आपने यदि प्रैक्टिस किया होगा तो आपका सही बनेगा। कुछ गलती हो रहा होगा तो आप सोचोगे वो गलती क्यों हो रहा है, और डेफिनेटली आप उसके ऊपर थ्रू प्रैक्टिस आप ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं। अगला सम क्या है, तो आई थिंक नंबर था 20।
23 देखना क्या है, ग्लोबल लिमिटेड हैज अ ब्रांच विच क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पे बता ही रहा है कि आपका बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को, और दिस इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये भी बोल दिया कि ब्रांच जो है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब अपना बुक सेपरेटली मेंटेन करता है। ये बोल भी दिया, विच मेंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग देयर ट्रांजेक्शंस। You are required to show the journal entries in the books of the branch on 31st March 11 to rectify or adjust the followings। इन गलतियों को ठीक करने के लिए आपको या एडजस्ट करने के लिए एंट्री पास करना है, वो भी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच पूछा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। पहला है हेड ऑफिस एलोकेट्स 1,35,000 टू द ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस विच हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। तो ये हेड ऑफिस ने बोला भाई मैंने आपके लिए 1,35,000 का खर्चा किया है और अभी तक ब्रांच ने उस खर्चे को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। बहुत सिंपल है, यदि उस एक्सपेंस को ब्रांच अब अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा तो फॉर दैट ब्रांच हैज टू पास द एंट्री, और ब्रांच एक्सपेंसेस अपना क्या करेगा, बढ़ाएगा। नंबर 1 एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, एंड नंबर 2 ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एचओ को एक्नॉलेज करेगा। तो एंट्री क्या बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 23 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जर्नल का इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच के बुक में करेंगे और जर्नल एंट्रीज करना है। तो पहला के लिए क्या एंट्री आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो पहला जर्नल एंट्रीज क्या चीज़ का आ जाएगा? तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा आपका फॉर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, हम लोग भी नहीं देंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू हेड ऑफिस करंट अकाउंट, हेड ऑफिस करंट अकाउंट। कहीं कहीं पे इसे एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, करंट अकाउंट भी बोलते हैं, मतलब तो सेम ही है। आपका क्लियर होना चाहिए कि ये क्या करना, आप क्यों डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, वो बात क्लियर होनी चाहिए। तो 1,35,000 से अपने एचओ को अपना क्रेडिटर बनाए। ये एंट्री कर कौन रहा है, ये ध्यान रखेंगे, ब्रांच कर रहा है। तो नरेशन में आपको देना पड़ेगा कि बिंग एचओ एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू ब्रांच। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया, दिस इज नंबर 1। ठीक है, अभी नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 क्या बोल रहा है, मैं नरेशन स्किप कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस इन इट्स बुक्स नॉट येट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। तो डेप्रिसिएशन खर्चा अल्टीमेटली बेयर करना पड़ता है किसको, ब्रांच को, और बुक एसेट्स मेंटेन होता है एचओ के बुक्स में। तो एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ब्रांच क्या करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 115,000 एंड क्रेडिट किसको करेंगे, तो फिर से एचओ को अपना क्रेडिटर बनाएंगे। एचओ करंट अकाउंट, हेड ऑफिस करंट अकाउंट 115,000। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, branch paid 1,40,000 as salary to an official from head office on visit to branch। तो ब्रांच ने पे किया है सैलरी टू an official from head office on visit to branch and debited the amount to its salaries account। देखो गलती किया भाई, हेड ऑफिस के ऑफिशियल को पेमेंट तो हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच क्यों करेगा? बट ब्रांच ने पेमेंट कर दिया है तो ब्रांच क्या करेगा, ये अमाउंट को रिकवर करेगा फ्रॉम द एचओ। तो ब्रांच क्या करेगा, एचओ को अपना डेटर बनाएगा। फॉर दिस ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा अपने बुक में, तो फॉर दिस ब्रांच अपने बुक में एंट्री पास करेगा, एचओ को अपना डेटर बना लेगा। क्योंकि एचओ के लिए यदि हम किसी के लिए एक्सपेंसेस करते हैं तो उस पर्सन को अपना डेटर से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो एचओ करंट अकाउंट डेबिटेड, एंड उसने गलती से अपने सैलरीज अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, इसलिए अपने सैलरीज एक्सपेंसेस को कम करेगा ब्रांच, तो इसीलिए सैलरीज को क्रेडिट करेगा।
तो ये एंट्री हो गया आपका विथ 1,30,000। कितने से हो जाएगा? नहीं 1,30,000 नहीं, 1,40,000। ये रहा 1,40,000 से ये एंट्री होगा। नरेशन में वही बात मेंशन करना होगा, पेड salaries to head office staff and wrongly debited to salaries account, now rectified। ये गलती अब सुधर चुका है, इसलिए आपको ये बात मेंशन करना पड़ेगा, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री था। नाउ नंबर 4 क्या है वो देख लो। तो नंबर 4 बोल रहा है हेड ऑफिस कलेक्टेड 1,30,000 डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांच कस्टमर। हेड ऑफिस ने क्या किया है? डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है फ्रॉम द ब्रांच कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच। भाई हेड ऑफिस ने क्या किया? कस्टमर से, ब्रांच के कस्टमर से कलेक्शन कर लिया, बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड अर्लियर बाय द ब्रांच, और ब्रांच को इस बात का कोई सूचना नहीं है। नाउ द ब्रांच लर्न्स अबाउट इट, अब इसका सूचना जो है ब्रांच को प्राप्त हो चुका है। अब रुपया तो किसके पास है? एचओ के पास है। भाई ये रुपया मिलना किसको चाहिए था? ब्रांच को। इंडिपेंडेंट ब्रांच है, बुक सेपरेटली मेंटेन होता है, सो दैट्स व्हाई ब्रांच क्या करेगा? अब एचओ को अपना डेटर बना लेगा। एचओ करंट अकाउंट डेबिट, पैसा एचओ के जेब में चला गया तो ब्रांच विल रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम एचओ, इसलिए एचओ करंट अकाउंट डेबिटेड। एंड क्रेडिट किसको करेगा? तो अपने डेटर्स को, तो ब्रांच डेटर्स को क्रेडिट कर लेंगे। ब्रांच डेटर्स 1,30,000 से ये एंट्री होगा। डेटर्स को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि अपने को पता है आखिरकार डेटर्स तो हमारा कम हो ही गया ना, इसीलिए डेटर्स को अपने को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंस हमारे हाथ में पैसा नहीं आया, मतलब ब्रांच के हाथ में पैसा नहीं आया, पैसा एचओ के हाथ में आ गया, तो अब रिकवरी जो एचओ ब्रांच करेगी वो एचओ से करेगी, इसलिए एचओ को अपना डेटर बना लिया। तो एचओ बैलेंस इंक्रीज कर लिया और ब्रांच डेटर्स बैलेंस को कम किया। Next, number 5, it is learned that the remittance of 1,50,000 sent by the branch has not been received by head office till date. Actually, HO को 1,50,000 रुपए का कैश रेमिटेंस किया है HO ब्रांच ने, and that was not yet received by the HO अभी तक उसे रिसीव नहीं किया है। तो बोलते हैं इसका एंट्री कौन करेगा? HO करेगा, ब्रांच नहीं करेगा, क्योंकि ब्रांच ऑलरेडी जब कैश रेमिट किया होगा तो उस समय एंट्री कर चुका होगा। नो एंट्री फॉर दिस। नरेशन में ही मेंशन कर देंगे टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एचओ। एचओ के बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे, नॉट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। और अब हम लोग करेंगे अगला सम जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। ये भी जेनेंट्रीज वाला ही है, तो ये भी फटाफट से हो जाएगा। गिव जेनेंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग्स। तो ये भी आपको इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ही बोला है, तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए पहले तो यहाँ पर अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। ये जेनेंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, क्रेडिट डेबिट। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए बोला है हमें करने के लिए, तो अपने हेडिंग डाल रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए (24) है कि 23 है? 24। तो गिव जेनेंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 एलोकेटेड टू द ब्रांच बट नॉट रिकॉर्ड इन द ब्रांच बुक्स। रिपीट है तो कुछ है ही नहीं। एक्सपेंसेस टू एचओ, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू एचओ करंट अकाउंट 3,500। ये फर्स्ट एंट्री है। नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 1,500। सो ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड
depreciation account debited to HO current account. $1500, ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3 यही समझाना ही नहीं है क्योंकि रिपीट हो रहा है। ब्रांच पेड 2000 एज सैलरी टू HO इंस्पेक्टर बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू बाय द बी टू सैलरीज अकाउंट। बाय द ब्रांच होगा, मिस लग रहा हमको यहाँ पे छूट गया है। बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट। तो ब्रांच ने सैलरीज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, HO को डेबिट करना चाहिए, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा HO करंट अकाउंट डेबिटेड, HO current account debited to salaries account 2000। ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया। कुछ भी नहीं है, जरा सा भी चेंज नहीं है। HO collected 10,000 directly from the customer on behalf of branch but no intimation to this effect has been received by the branch। तो HO ने कलेक्ट कर लिया है, सो 10,000 का कलेक्शन हुआ, तो क्या हो जाएगा, HO को अपने डेटर बना लेंगे, तो HO करंट अकाउंट डेबिट, HO करंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, 10,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर्स को। अपना डेटर्स डिक्रीज हो गया तो डेटर्स को क्रेडिट करो, ब्रांच डेटर्स भी लिख सकते हैं और केवल डेटर्स भी लिख सकते हैं। तो ये कलेक्शन के लिए हो गया। A remittance of 15,000 sent by the branch has not yet been received by the head office। कोई एंट्री नहीं होगा इसके लिए, नो एंट्री। नंबर 5 के लिए नो एंट्री, क्योंकि इसका एंट्री HO के बुक में होगा। एंड उसके बाद लिया ब्रांच A इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3,000 ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच B। ध्यान दीजिएगा, रिश्ता यहाँ पर जब बनता है तो ये है ब्रांच A, ये है ब्रांच B, ये है हेड ऑफिस। A और B का डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, बट A ने यदि पेमेंट किया समथिंग फॉर B, A ने पेमेंट किया है समथिंग फॉर B, तो ये ध्यान देना कि यदि A ने B के लिए कुछ खर्चा किया, A ने यदि B के लिए कुछ भी खर्चा किया है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, कि A ने खर्चा किया है HO के लिए। ये भले A ने ब्रांच B के लिए किया है, ब्रांच B के लिए, बट माना जाएगा कि उसने HO के लिए खर्चा किया, क्योंकि डायरेक्ट ब्रांच A और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, उनके बीच में लिंक है HO। तो यानी जब हम ब्रांच A के लिए एंट्री करेंगे तो ऐसा मानेंगे कि HO के लिए खर्चा किया गया, ब्रांच B के लिए नहीं, ब्रांच B के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्लियरली B के लिए खर्चा हो रहा है, बट B का खर्चा मतलब ब्रांच A का रिश्ता B के साथ है नहीं। हम मतलब ब्रांच A है तो हमने ब्रांच B के लिए पेमेंट किया, बट ये खर्चा मैंने HO के कहने पर किया, इसीलिए हम रिकवरी भी HO से करेंगे, रिकवरी यहाँ से करेंगे, इससे करेंगे, फ्रॉम HO। ठीक है ना, HO से रिकवरी होगा, यहाँ से रिकवरी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्री जब आप करोगे तो एंट्री अब सिंपल है। इसके लिए एंट्री क्या आ जाएगा, तो बोलते हैं इसके लिए एंट्री होगा HO करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा हुआ वो देख लीजिए, ब्रांच A इनका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो अब एडवर्टाइजमेंट बुक्स में इसने क्या दिखा रखा है ये नहीं पता, कैश दिखाया है, बैंक दिखाया है, ये तो नहीं पता, तो अपने ही मान रहे हैं कि इनकट किया है, अभी कैश पे कर देते हैं 3,000। तो ये एंट्री 3,000 से होगी। ये था सम, इसमें आपको ये नया पॉइंट मिला, बाकी तो एज यूजुअल सारा चीज़ कॉपी पेस्ट था प्रीवियस सम्स का, उसी सम्स का यहाँ पर अपने क्या किए, केवल फिगर को चेंज करके फिर से सम्स कर लिए, तो प्रैक्टिस हो गया दोबारा, ये हमारा हो गया। अब आगे अपने इस चैप्टर में सीखने के लिए क्या है, तो अब इनकॉर्पोरेटिंग सीखेंगे। क्या, इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस। क्या लिखेंगे हेडिंग,
incorporating branch ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कौन इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है मिलाना, अपने अंदर में मिला रहा है, तो कौन मिलाएगा ये चीज, इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस। सो आप चाहे तो ऊपर में हेडिंग डाल देना, एचओ ऐसा कर रहा है, एचओ क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है ब्रांच ट्रायल बैलेंस। अब देखो ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करने के दो स्टेजेस हो सकते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल। तो आप इसमें से दो एरो निकाल दीजिए, यहां से दो एरो निकलेगा, क्या क्या होगा, एक होगा आपका बिफोर, तो लिखेंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल एंड दूसरा स्टेज होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल बाय ब्रांच, यहां पे भी बाय ब्रांच। तो समझने की कोशिश करना, यहां पर यदि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएल बाय ब्रांच, तो ट्रेडिंग पीएल नहीं बना है तो उसका ट्रायल बैलेंस कैसा दिखेगा, उसका ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होगा, तो वही बेसिक 8 टर्म्स दिखाई देंगे, क्या क्या, तो एक्सपेंसेस दिखाई देगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन गया होगा तब तो एक्सपेंसेस क्लोज हो जाएगा, लॉसेस दिखाई देंगे, इनकम्स दिखाई देगा, गेन्स भी दिखेगा, एसेट्स भी दिखेगा और लायबिलिटीज भी दिखेगा। एसेट्स का बैलेंस इधर होगा और लायबिलिटीज भी दिखेगा। तो ये ट्रायल बैलेंस है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, एसेट्स, लायबिलिटीज। लेकिन यदि फाइनल अकाउंट बन चुका होगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग इन पीएल बाय ब्रांच, तो ट्रायल बैलेंस में क्या आइटम अपीयर करने वाला है उसकी बात कर ले, तब ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिखाई देगा, छोटा सा, जिसके अंदर में सिर्फ एसेट्स बचेगा और सिर्फ लायबिलिटीज बचेगा। अब एसेट्स में भी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि क्या होता है, करंट एसेट्स होता है और फिक्स एसेट्स होता है। तो ब्रांच जो है वो क्या करता है कि फिक्स एसेट्स, ब्रांच फिक्स एसेट्स जो है वो एचओ के बुक्स में मेंटेन किया जाता है, और जो भी करंट एसेट्स है दैट वर मेंटेन्ड बाय द करंट एसेट्स आर मेंटेन्ड बाय द ब्रांच। तो एक्चुअली इनको इनकॉर्पोरेट करने का मतलब है कि आप समझ ही गए होंगे कि हमें यहाँ पर किस किस को इनकॉर्पोरेट करना है, इन सब को इनकॉर्पोरेट करना है, एचओ के बुक में लाना। यानी जो ब्रांच के एक्सपेंसेस है एचओ के बुक में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एचओ के बुक्स में डेबिट करना पड़ेगा, लॉसेस को डेबिट करना पड़ेगा, इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा, गेन्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को इनकॉर्पोरेटिंग कहते हैं। फाइनल अकाउंट यदि बन चुका होगा, ट्रेडिंग पीएल बन चुका होगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है वो क्लोज हो चुके हैं और सिर्फ एग्जिस्टेंस बच जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो आपका फिर एसेट्स बच गया है और लायबिलिटीज बच गया है। तो कोई दोनों में से एक ही रूट होगा, दोनों नहीं होगा सम्स में कभी भी। तो आपको जब हमें इनकॉर्पोरेट करना हो तो जनरलिटीज आपसे पूछ ले इनकॉर्पोरेट करने का, तो हमें ये देखना पड़ेगा सम्स को देखकर कि ये वाला सिनेरियो है या ये वाला सिनेरियो है। ये हमें सम्स का फॉर्मेट देखकर समझ में आएगा। यदि ये वाला सिनेरियो होगा तो यू हैव टू पास मैक्सिमम 8 जनरल एंट्रीज,
और यदि ये वाला सिनारियो होगा तो यू हैव टू पास मैक्सिमम 3 जर्नल एंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बुक्स क्लोज हो चुका है, नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तो नेट रिजल्ट को ही खाली क्लोज करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। और यहाँ पर यदि बुक्स उनका ट्रेडिंग पीएल नहीं बना हुआ है तो बहुत सारा आइटम्स है जिसे आपको क्लोज करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड पीएल बाय ब्रांच एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल बाय ब्रांच। तो यहाँ पर 8 जर्नल एंट्रीज मैक्सिमम आ सकता है, वो क्या क्या है। तो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं अपने यहाँ पर इस रूट में, जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री होगा वो जो डायरेक्ट कॉस्ट होगा उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट ही बना लेते हैं अपने, तो उस केस में आप सोचो कि ब्रांच को क्या करेंगे, अपने डेबिट और क्रेडिट ब्रांच अकाउंट के लेकर अपने इसे एंट्री करेंगे, तो उसका एक्सपेंसेस को अपना एक्सपेंसेस बनाएंगे, ठीक है, और इसे सीधा डायरेक्टली उठाकर ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज कर दो, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज कर देना है हमें। तो क्या होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस, यानी ब्रांच को अपना डेटर बना रहा है एचओ, ठीक है, क्योंकि ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है उसे वो अपना एक्सपेंसेस बना लिया, इसीलिए ब्रांच को डेटर बना लिया, ठीक है। ब्रांच जो रेवेन्यू कमा के देगा उससे ब्रांच को अपने क्रेडिटर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, ध्यान रखना, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, टू क्या करोगे, क्रेडिट, तो बोलते हैं क्रेडिट करेंगे अपने ब्रांच को। कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। आप ब्रांच जो बना रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट को जेनेटिस फॉर्मेट में अपने लिखना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट द लेजर पोस्टिंग। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग के डेबिट साइड के जितने भी आइटम्स है उसको लेकर आप ब्रांच को अपना डेटर बना रहे हो, एचओ बना रहा है, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट करके दिया ब्रांच ने उसके लिए अपने ब्रांच को क्रेडिटर बना रहे हैं, क्योंकि भाई कमाई दे रहे हो तो ठीक है, मैं आपको क्रेडिटर मान रहा हूँ इसके लिए, और यदि आपने मेरे को एक्सपेंसेस दिया तो मैं उससे आपको डेटर बना रहा हूँ। सिंपल लॉजिक है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस आते हैं जो कि इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जैसे सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, और बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो ये सारे खर्चे जो आपके आते हैं पीएल के डेबिट साइड में, उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो उसके लिए भी अपने ब्रांच को, ऑब्वियस है कि ये ब्रांच खर्चा कर रहा है, तो नंबर 3 आपका हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लो, ब्रांच ट्रेडिंग कर दो इसको, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू, ये जो मुझे ध्यान आ रहा है वही ठीक रहेगा, ब्रांच ट्रेडिंग, और इसको भी आप ब्रांच ट्रेडिंग बना दो, ट्रेडिंग वर्ड ऐड कर लो। अब अपने को पता है ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट किए, तो इसका जो बीच का डिफरेंस है वो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ब्रांच पीएल में चला जाता है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसे ब्रांच पीएल में डाल रहे हो, तो फॉर दैट यदि ग्रॉस प्रॉफिट आया तो आपका ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू
ब्रांच पीएल, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, लॉजिक वही है, ब्रांच को अपने डेटर या क्रेडिटर बना के ही चल रहे हैं। नंबर 4, अभी ब्रांच के पीएल में डेबिट साइड में जो आइटम्स आता है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच पीएल कर दो, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज रेंट डेप्रिशिएशन बैड डेट्स वॉटेवर, जो भी इनडायरेक्ट नेचर का कॉस्ट है वो सभी सबको आप क्या करोगे, ब्रांच पीएल में डेबिट करोगे टू ऑल दीज। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5, पीएल के क्रेडिट साइड में भी कुछ आइटम्स आते हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा। क्रेडिट साइड में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, कोई प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है या इंटरेस्ट इनकम होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सम शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यदि है तो, और क्रेडिट क्या होगा, तो ब्रांच पीएल। ये 5 स्टेप हो गया। 6 स्टेप में आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ब्रांच पीएल को कंपेयर करोगे आप, यहाँ पे ब्रांच पीएल क्रेडिट है, फिर ब्रांच पीएल आप देखो यहाँ पर डेबिट है, और फिर यहाँ पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट से ब्रांच पीएल क्रेडिट है। तो इनका ओवरऑल जो डिफरेंस होगा, यदि ब्रांच पीएल का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट है, और यदि ब्रांच पीएल का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो देयर इज़ अ नेट लॉस। यदि प्रॉफिट होगा तो अपने उस केस में ये प्रॉफिट एचओ को बिलोंग करता है। तो इंडिविजुअली एचओ ने क्या किया, ट्रेडिंग पीएल कर दिए, शुरू से भी कर सकते थे खाली ब्रांच अकाउंट लिखकर, तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा अजीब लगता, इसीलिए क्या किए, पहले ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच पीएल के थ्रू एंट्री किए, और लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए एंट्री करेंगे। यदि प्रॉफिट है तो वो एचओ जो है ना वो ब्रांच से लेगा, तब जाके हम फाइनल एंट्री करेंगे। ब्रांच को अपना नेट प्रॉफिट होगा यदि, तो उसे अपना डेटर बना लेंगे, ठीक है ना। तो यदि प्रॉफिट होगा तो उसे क्रेडिटर बना लेंगे, और लॉस होगा तो उसे डेटर बना लेंगे, लाइक दैट। तो यहाँ पर यदि प्रॉफिट कब आएगा, जब ब्रांच पीएल का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा, तो ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, ये आपका नेट प्रॉफिट के लिए एंट्री हुआ फाइनल। यदि नेट लॉस होगा तो उल्टा हो जाएगा, भाई ब्रांच को अपने डेटर बना लेंगे, लॉस दिया है इसलिए उसे अपने क्या करेंगे, डेटर बनाएंगे। कोई हमें लॉस दे रहा है तो अपने मानेंगे ना कि ये लॉस तुमने भाई दिया है तो मैं तुम्ही से इसका रिकवरी करूंगा, इसीलिए उसे डेटर बनाएंगे। ये हो गया 6 एंट्री फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द रेवेन्यू नेचर आइटम्स। 7वां एंट्री होगा फॉर व्हाट, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एसेट। तो जितना भी एसेट्स ब्रांच के पास है वो हम उससे वो ले लेंगे। तो यदि हम सारा एसेट्स लेते हैं तो उस केस में हम अपने बुक्स में एसेट्स को डेबिट करेंगे, और ब्रांच को अपना क्रेडिटर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एसेट्स ब्रांच ने जनरेट किया है और मुझे अब दे रहा है, तो मैं अपना एसेट्स बना रहा हूँ और मैं बदले में एक्नॉलेज कर रहा हूँ ब्रांच को अपना क्रेडिटर। वैसे ही ब्रांच का जितना भी लाइबिलिटीज मैं ले रहा हूँ एचओ बनकर, तो बाय दैट अमाउंट मैं क्या करूँगा कि ब्रांच को अपना डेटर बना लूँगा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज हो गया ये। दिस इज फॉर व्हाट, ये हो गया आपका एंट्री फॉर
ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज, ये एंट्री हो गया लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो लॉजिक आप समझ ही गए होंगे। लास्ट में जब आप सारा एक्सपेंसेस, सारा लॉसेस अपने अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लोगे, सारा एसेट्स एंड सारा लाइबिलिटीज, तो ब्रांच के पास कोई बैलेंस बचेगा नहीं। सीधी सी बात है कि पेरेंट ने क्या किया, बच्चे से जितना भी उसका एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, गेन से सब ले लिया, तो उस बच्चे के पास क्या बचेगा? जीरो। तो वैसे ही यहाँ पर एचओ ने क्या किया है, सारा एक्सपेंसेस और इनकम और रेवेन्यूज जो है वो सारा ले लिया अपने बुक्स में, और लास्ट में बैलेंस बचा जीरो। देखो, यदि अपने बात करें कि ऑलरेडी ब्रांच ने फाइनल अकाउंट बना लिया है, तो उस केस में क्या होगा, कौन सा रूट होगा? तो बोलते हैं एसेट्स बचा होगा और लायबिलिटीज बचा होगा। तो सीधा आपको एंट्री यहाँ पे 3 एंट्री करना होगा। एक जो फाइनल अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, उसके लिए एक एंट्री करना पड़ेगा। तो फॉर नेट प्रॉफिट, यदि ब्रांच ने नेट प्रॉफिट कमाया है तो उस केस में अपने क्या करेंगे, ब्रांच को क्रेडिटर एक्नॉलेज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा ब्रांच पीएल डेबिटेड टू ब्रांच। लॉस होगा तो ब्रांच को डेटर बनाएंगे। नंबर 2, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एसेट, तो एसेट, ब्रांच से एसेट ले रहे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स बना कर दिया ब्रांच ने तो उसे अपना क्रेडिटर बनाएंगे। नंबर 3, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लायबिलिटीज, तो एंट्री होगा, भाई मैं ब्रांच का लायबिलिटीज ले रहा हूं, एचओ ब्रांच के लायबिलिटीज ले रहा है, इसलिए एचओ ब्रांच को अपना डेटर बनाएगा एंड लायबिलिटीज सारा इंक्रीज करेगा अपना, तो लायबिलिटीज को क्रेडिट करेगा। तो एंट्री हो गया ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। आप ठीक से देखो, लास्ट ये जो 3 एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो लास्ट यहाँ पे 3 एंट्री वही है। ब्रांच पीएल टू ब्रांच, ब्रांच पीएल टू ब्रांच, एसेट्स टू ब्रांच, ब्रांच टू लायबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 एंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा है 6, 7, 8, वो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल, इस मेथड में ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल बन चुका है। तो नेट रिजल्ट हमें मालूम है कि हमें कंपनी मतलब ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, ये नेट फाइनल रिजल्ट आपको मालूम है। इसीलिए डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, उस फाइनल रिजल्ट से एंट्री कर रहे हो, यू आर पासिंग विद दैट फाइनल रिजल्ट। इसीलिए यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो गए। अब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 8 एंट्रीज होगा पहला मेथड में, हो सकता है कि कुछ आइटम्स नहीं दिया हुआ हो, तो उस केस में एंट्रीज कम भी हो सकता है। बट मैंने यहाँ जो डिस्कस किया है वो मैक्सिमम का बात किया है, ठीक है ना। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना हो सकता है, यहाँ पर 8, और उस साइड में, उस मेथड में, अल्टरनेटिव मेथड में आपका 3 हो सकता है। तो ये तो सम्स देखकर ही पता चलेगा कि कौन सा सिचुएशन है, वेदर यदि पीएल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो ब्रांच पीएल बैलेंस दिया हुआ है, पीएल बैलेंस, तो आपको कौन सा एंट्री करना है, मेथड करना है, आप समझ ही गए। तो उस केस में आप समझ लेना है, यानी कि नेट प्रॉफिट बोला हुआ है, तो उस केस में आपका कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये 3 एंट्री करना है। यदि ये सारे आपको एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, इनकम दिख रहा है, गेन्स दिख रहा है, एसेट्स भी दिख रहा है, लायबिलिटीज भी दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर में, तो समझ जाना कि फाइनल अकाउंट बना हुआ नहीं है। बच्चा ये मत समझ लेना कि आपको खुल के बोल देगा और आप डायरेक्टली बोला नहीं 3 एंट्री पास कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलने वाला। वो तो आप वो जानते हैं कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपको वो ये चीज़ क्लियरली बोलने वाला नहीं है। आपको खुद समझना होगा क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये था हाउ टू इनकॉर्पोरेट ब्रांच ट्रायल बैलेंस। अब सम्स देखेंगे, जो बचा हुआ सम्स है वो सब हमें करना है। तो क्या बचा हुआ है वो अपने आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग, क्या है पढ़ते हैं पहले। रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे where a separate set of books is used.
द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2010। तो ये ट्रायल बैलेंस है और हेड ऑफिस की बुक्स में अपने को बताया कि ये हेड ऑफिस का एक ब्रांच है दिल्ली में, ये बात बता रहा है। और आगे क्या बोल रहा है वो भी देखो। तो बोल रहा है ये हेड ऑफिस ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2010। किसका ट्रायल बैलेंस है भाई? एज ए ब्रांच एट बॉम्बे वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज, द फॉलोइंग इज द, अच्छा हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस है, क्लियर कट है यहाँ पर। और शेयर कैपिटल ऑथराइज दिया हुआ है कि कंपनी का कैपिटल 8 लाख रुपए है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें पीएल बैलेंस 25,310 है। फिर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस था। इंटरिम डिविडेंड पेड, कंपनी ने डिविडेंड 30,000 दिया है। जनरल रिजर्व में बैलेंस ये है 1 लाख। फिक्स एसेट्स ये है, ये सब एचओ का है, अभी अपने को घबराना नहीं है कुछ। क्या है? स्टॉक इतना है एचओ के पास, डेटर्स इतना, क्रेडिटर्स इतना। प्रॉफिट फॉर 2010 करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट ये कमाया। कैश बैलेंस भी गिवन है। ब्रांच करंट अकाउंट, ये अपने काम का इंफॉर्मेशन है, मार्क कर देते हैं कि भाई ब्रांच के पास ये बैलेंस एचओ के बुक में ये बैलेंस है 133,710। ब्रांच करंट अकाउंट बता दिया। और यहाँ पर बता रहा फिक्स एसेट्स भी बता रहा है क्या है। प्रॉफिट फॉर 2010 ये किसका है? ओके यहाँ पे देखना हेडिंग ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रांच ट्रायल बैलेंस अब चालू हो गया, ठीक है। तो ब्रांच ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये है, ये फिक्स एसेट्स दिया है जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है। ये कॉन्ट्रा क्यों बोला जाएगा? क्योंकि जनरली फिक्स एसेट्स आर मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ, जो हम लोग सीखे अभी तक कि फिक्स एसेट्स आर नेवर मेंटेन इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। बट यहाँ पर है तो है। अब जब है तो अब आप ऐसा कसम खा के नहीं बोल सकते ये गलती हो गया, ये तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दे दिया, आप समझो मेंटेन कर रहा, अगला फ्रीडम है ब्रांच के पास फिक्स एसेट्स मेंटेन करने का, जनरली नहीं रहेगा बट यहाँ पर है तो है। प्रॉफिट फॉर 2010, यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब कि सेकेंड मेथड में है, ये ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बन चुका है, तभी तो प्रॉफिट फॉर 2010 दे दिया है। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक समझने गलती मत करना क्योंकि ये प्रॉफिट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का आइटम अब मिलेगा आपको। तो एसेट है ये, डेटर्स एसेट्स है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, कैश बैलेंस है। और हेड ऑफिस करंट अकाउंट बता रहा है कि हेड ऑफिस का करंट अकाउंट 129,010 बैलेंस है। अब आप देखो ये पहला जो आपको डिफरेंस जो है ना, ये देखना पड़ेगा, ये चीज नोटिस करिए। 129,1010 ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है, ये बैलेंस क्यों आया ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 129,010 और यहाँ पर बैलेंस है 133,710, दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। 133,710 और उसे माइनस करेंगे 129,010, 4,700 है। तो भाई दोनों का करंट अकाउंट में डिफरेंस आया है, कोई तो रीजन होगा, या तो गुड्स इन ट्रांजिट होगा या तो कैश इन ट्रांजिट होगा, ये कुछ होगा। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ वो पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट इन टू सेट्स ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ओके वो खुद ही बता रहा है कि क्या कारण है। तो कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 2010 बट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस ऑन 1 जनवरी, यानी 3,000 रास्ते में है। चलो भाई 4700 का डिफरेंस में 3,000 का कहानी क्लियर हो गया, तो 3,000 माइनस कर दिए अपने, तो बैलेंस बचा 1700 का। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन ब्रांच बुक्स एज अ ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटीज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। 1700, तो 1700 का डिफरेंस मालूम चल गया कि एचओ ने गुड्स भेजा था, रास्ते में चोरी हो गया, ब्रांच उसको मना कर दिया, ये डिफरेंस है। तो ये 1700 का भी एडजस्टमेंट, चोरी जो हो गया वो भी एचओ के बुक में होगा, कैश जो रेमिटेंस है वो भी एचओ के बुक में होगा, एडजस्टमेंट करेंगे तो अपने आप वो बैलेंस मैच हो जाएगा। तो पहला चीज तो हमें वो जो डिफरेंस है वो हमें आना चाहिए। तो आपसे पूछा कि ब्रांच करेंट अकाउंट बनाना है आपको किसके बुक में,
Give the branch current account in head office books after incorporating branch trial balance through a journal. Through journal. Also prepare company's balance sheet as on 31st December 2010. तो आपको फाइनल अकाउंट भी आपने शुरू में सीखा ही है, तो आपको फाइनल अकाउंट भी कंपनी का बनाने बोल दिया और साथ में आपको ब्रांच करंट अकाउंट बनाने बोला और इनकॉर्पोरेट करने भी बोला। अच्छा, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है, करंट अकाउंट इनकॉर्पोरेटिंग मतलब अलग से जेनेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्ट्रेट वे में सीधा आप क्या करो, लेजर बनाओ। सो क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 25, और आप बना रहे हो ब्रांच करंट अकाउंट, ब्रांच करंट अकाउंट। और ब्रांच करंट अकाउंट में यू शुड स्टार्ट विद द बैलेंस गिवन इन द एचओ बुक्स। तो एचओ के बुक्स में बैलेंस कितना है, आप वहां से स्टार्ट करो 133,710, और ये डेबिट बैलेंस है, यहीं से स्टार्ट करोगे। तो डेबिट बैलेंस है 133,710, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 133,710, 133,710। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कैश रेमिटेंस बाय द ब्रांच है उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए जनरल आपको पता ही है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच करंट अकाउंट होगा एंड दिस इज टू बी डन विद 3,000। तो आप लिखेंगे बाय कैश इन ट्रांजिट, बाय कैश इन ट्रांजिट 3,000। और जो गुड्स स्टोलन हो गया वो लॉस अल्टीमेटली किसको सहना पड़ेगा, तो बोलते हैं एचओ को सहना पड़ेगा, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, बाय एचओपीएल, एचओपीएल 1700। जो गुड्स लॉस हो गया वो अल्टीमेटली अपने खुद को सहना पड़ेगा, हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कम हो जाएगा, तो इसलिए एचओपीएल डेबिट हो जाएगा बाय 1700। तो ये दो एंट्री हो गया, नंबर 2 डन। और इसके बाद हमें इन सब को इनकॉर्पोरेट करने का एंट्री करना है, तो फिक्स एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करो। सो फिक्स एसेट्स बढ़ेगा, तो बाय फिक्स एसेट्स, बाय फिक्स एसेट्स 95,000, बाय फिक्स एसेट्स 95,000। इसके बाद आपका क्या है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 है, ये 31,700 का जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, तो इसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। 31,700 का प्रॉफिट, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने का एंट्री करना पड़ेगा 31,700 के लिए। तो प्रॉफिट यहां पे ले लीजिए, ठीक है, एक मिनट। टू क्या हो जाएगा आपका, ब्रांच पीएल कितना है, 31,700। फिर स्टॉक है, एसेट्स है, इसे इनकॉर्पोरेट करने का एंट्री करना पड़ेगा। तो एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करने का एंट्री क्या होगा, 50,460, तो बाय स्टॉक, $50,460। उसके बाद क्या है आपका, डेटर्स है 19,100, तो बाय डेटर्स, $19,100। क्रेडिटर्स है तो लाइबिलिटीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, तो बाय टू क्रेडिटर्स 10,400। उसके बाद आपका कैश बैलेंस है, एसेट है, एसेट्स को लिए एसेट्स डेबिट होगा 6,550, तो बाय कैश
और ये तो ऑलरेडी बैलेंस अपने एचओ के हिसाब से लेंगे, इसका वाला बैलेंस नहीं लेंगे, तो ये सारा हो गया। लास्ट में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए इसमें, क्योंकि सारा चीज़ हमने उसका ले लिया। तो डेबिट से ही टोटल आ रहा है 133,710 प्लस 31,700 प्लस 10,400, तो टोटल है 175 810। इधर का टोटल माइनस करेंगे तो यही आना चाहिए, -3,000 -1,700 -95,000 -50,460 -19,100 -6,550 0। इसका मतलब है कोई बैलेंस नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया सम्स। लेकिन अभी सम्स में आपको एक पार्ट और पूछा है, क्या बनाना है आपको, तो आपको बैलेंस शीट उसका पूछ लिया है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। अब कंपनीज बैलेंस शीट जो बनेगा, ये आइटम तो आएगा ही, साथ में वो आइटम इनकॉर्पोरेट होके आ जाएगा। तो आप कंपनीज बैलेंस शीट बनाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। और लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम दे दीजिए। कंपनी का नाम क्या है, रिंग बेल लिमिटेड। सबसे पहले आपका आ जाएगा हेडिंग, डालेंगे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे में आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे में आएगा आपका शेयर कैपिटल। उसके नीचे आएगा आपका सरप्लस। इसका नोट बनेगा, इसका भी नोट बनेगा। शेयर कैपिटल में आपको पता ही है, क्वेश्चन में दिख ही रहा है, शेयर कैपिटल 8 लाख है, तो 8 लाख दिखा रहे हैं सीधा। नोट में जाके लिखना पड़ेगा ऑथराइज कितना, इशूड सब्सक्राइब्ड कितना। सरप्लस के लिए तो नोट पक्का से बनाना पड़ेगा, तो आप हेडिंग डाल देंगे सरप्लस नोट नंबर 2। तो सरप्लस, और सरप्लस में आप सबसे पहले क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। तो देखो ओपनिंग बैलेंस है कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है 25310। तो आप लिखेंगे पीएल ओपनिंग बैलेंस 25310, 25310, दिस इज डन। उसके बाद है डिविडेंड पेड किया, तो डिविडेंड पेड माइनस होगा इसी से। तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड पेड लिखेंगे, डिविडेंड पेड 30,000 माइनस होगा। नेक्स्ट आपका है जनरल रिजर्व 1 लाख, इसी में आएगा। तो जनरल रिजर्व अलग से थोड़ा स्पेस रखकर तब लिखिए जनरल रिजर्व 1 लाख। फिर आपका क्या हो गया,
फिक्स एसेट्स है, ये तो एसेट्स में चला जाएगा, ये अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, स्टॉक नहीं कर रहे, डेटर्स अभी कंसिडर नहीं कर रहे, क्रेडिटर्स भी कंसिडर अभी नहीं करेंगे। प्रॉफिट फॉर 2010 है 82,200, तो लिखेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे एचओ प्रॉफिट 82,200, इसमें से माइनस करोगे 1700, याद करो जो ब्रांच ने रिफ्यूज़ कर दिया था लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो 82,200 माइनस 1700, 80,500 प्रॉफिट, 80,500 प्रॉफिट आ गया किसके बुक में। अभी और क्या है, कैश बैलेंस है, ये तो बैलेंस शीट आइटम होगा, ये हो गया, ये अभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और ब्रांच का जो प्रॉफिट आया था वो हम लोग लेंगे, तो ब्रांच का प्रॉफिट कितना है वो इसके साथ ही लीजिए, एचओ प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट है 31,700, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ब्रांच प्रॉफिट 31,700, तो आपका पीएल बैलेंस फाइनल फिगर आ गया। फाइनल फिगर क्या आया भाई, 25,310 माइनस 30,000 प्लस 80,500 प्लस 31,700, तो 107,510 ये हो गया आपका ओपनिंग, मतलब पीएल का एडजस्टेड बैलेंस हो गया फाइनल, और जनरल रिजर्व 1 लाख है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 207,510, तो ये जाकर अपने बैलेंस शीट में लिख लेंगे 2,07,510। 207,510, तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड 207,510। अभी आपका लाइबिलिटीज में क्या है, तो करंट लाइबिलिटीज दिख रहा है, वही लिखेंगे, अपने हेडिंग डालेंगे करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में आपका ट्रेड पेबल्स दिख रहा है हमें, तो लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। अब हम लोग तो ब्रांच का भी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो उसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना है आप देख लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना है, तो इस केस में ब्रांच के केस में क्रेडिटर्स है 10,400 दिख रहा होगा आपको, यहाँ 10,400 प्लस उसका क्रेडिटर्स भी था, उसका क्रेडिटर्स था 21,900, तो प्लस 21,900, टोटल क्रेडिटर्स 32,300, तो वही लिखेंगे 32,300 32,300। अभी अपने क्या लिखेंगे, अब एसेट हेडिंग डालें एसेट्स, और एसेट्स हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हेडिंग डालकर आप फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई अपने मान के चल रहे, ये है फिक्स एसेट जो लिखा हुआ है, अब तो वैसा होता नहीं है, तो पीपीई के कैटेगरीज में आ जाएगा। तो अपने उस कैटेगरी में क्या क्या लेंगे वो देखो, पहले ब्रांच एचओ का देख लो, तो हेड ऑफिस के केस में आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या एसेट है, फिक्स एसेट्स 5,30,000 का, कहाँ दिख रहा है, तो बोला ये रहा 5,30,000, तो 5,30,000 नोट कर लो कैलकुलेटर में, और इसका फिक्स एसेट्स कितना है वो देखो 95,000, तो प्लस 95,000, कोई डेप्रिसिएशन है नहीं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 6,25,000, तो यहाँ पर अपने गए और 6,25,000 लिखेंगे, और बेस से नोट तो बनेगा ही, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए फिक्स एसेट्स, ताकि आपको ध्यान रहेगी आपने क्या किया, तो फिक्स एसेट्स 6,25,000 का हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आइटम लेना है वो स्टॉक है, तो आपका करंट एसेट्स के कैटेगरी में आएगा, तो नॉन करंट एसेट्स हो गया, अभी करंट एसेट्स के कैटेगरी में आइए,
तो हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के कैटेगरी में आपका फिर हेडिंग होगा क्या, इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो इन्वेंट्री है कितना, तो इन्वेंट्रीज निकालेंगे। तो स्टॉक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2,24,222,470 यहाँ पर स्टॉक है। और यहाँ पर स्टॉक कितना है 50,460, तो 50,460 सो 272,930, 272,930। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे 272,930। अभी ट्रेड रिसीवेबल्स को लिखना है, तो इसका ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये है 19,100, 19100, और इसका ट्रेड रिसीवेबल्स है 50,500, ठीक है ना। तो प्लस 50,500, टोटल हो गया 69,600, टोटल हो गया आपका 69,600। नंबर 6 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कैश बैलेंस कितना है, इसका कैश बैलेंस कितना है, कहीं दिया हुआ है एचओ का। कैश बैलेंस है 62730, 62730, और इसका कैश बैलेंस है 6550, प्लस कैश इन ट्रांजिट था 3000, वो ऐड करना पड़ेगा, तो 72,280। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 72,280। तो ऑलमोस्ट सभी चीज हो गया कवर, और तो कुछ बचा नहीं, टोटल करना है। तो टोटल करते हैं 72,280 प्लस 69,600 प्लस 272,930 प्लस 6,25,000, टोटल 39,810 आ रहा है। और इधर से घटा के देखते हैं क्या आ रहा है, तो 8 लाख स्ट्रेट वे घटा दिया, फिर 207,510 घटा दिया, फिर 32,300 घटा दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, 32,300 घटाया 20751 करेक्ट करना पड़ेगा, 207,510 करेक्ट हो गया। हाँ, तो ये मैच कर गया। इसका मतलब है आपका बैलेंस शीट टोटल है आपका 10,39,810। तो ये था आपका बैलेंस शीट भी। अपने बोल सकते हैं ये सम्स को उन्होंने क्या किया, एक कंसेप्ट आपका फाइनल अकाउंट जो आप सीखे हो उसको भी यहाँ पे चेक कर लिया उन्होंने। भाई यही तो एडवांस लेवल पर, आपका प्रोफेशनल लेवल पर यही तो चीज़ चाहिए होता है कि यू हैव टू बी वर्सेटाइल। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। यदि आप कोई स्टीरियोटाइप सोच रहे हो कि हाँ स्टीरियोटाइप सम्स ही करेंगे, तो सर्वाइवल यहाँ पे तो डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा कुछ भी के लिए। कुछ भी तरह का सम्स पूछे विद इन योर सिलेबस, तो आप आंसर कर पाओ, ऐसा आपका सोच होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम्स इजी था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सम्स था। हाँ डेफिनेटली स्टीरियोटाइप नहीं था, स्टीरियोटाइप नहीं था, इसलिए उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है क्वेश्चन नंबर 27।
जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ऐसा नहीं है कि आप इसे ऊपर ऊपर करें, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सम्स अपने करेंगे। So adjustment journal entries in the books of head office at the end of April 2011 for incorporation of inter-branch transaction, assuming that only head office maintains different branch accounts in its books। तो यहाँ पर बोल ही रहा है कि सिर्फ हेड ऑफिस मेंटेन करता है और बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है। दिल्ली ब्रांच का बहुत सारा ट्रांजेक्शन है दूसरे ब्रांच के साथ, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और मुंबई, इस तरह से बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। मुंबई भी है, एक चेन्नई भी है, कोलकाता भी है। तो चार तरह के चार ब्रांचेस है हेड ऑफिस की और चारों के साथ में इंटर ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। तो बोलते हैं ऐसे सम्स में हमें कैसे प्रोसीड करना है। आपको सिंगल एंट्री पास करके एडजस्टमेंट करना है। तो नेट खाली ये निकालना है कि किस ब्रांच, कौन सा ब्रांच मेरा डेटर है एचओ के बुक में और कौन सा ब्रांच क्रेडिटर है। ठीक है, फॉर द इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, यही है क्वेश्चन। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन है तो आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप वर्किंग जो करना है उसके लिए आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, बड़ा सही फॉर्मेट बनेगा। जितना ब्रांचेस है उसके अंदर अंदर दो कॉलम, यानी चार ब्रांच तो हमें दिख रहा है, 1 2 3 और 4, एक पर्टिकुलर्स के लिए चाहिए और सबके अंदर में फिर से आपको डबल कॉलम करने हैं। डबल क्यों, डेबिट क्रेडिट के लिए। तो यहां पर स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन हेडिंग डाल दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। जितने भी ब्रांच आपको दिख रहे हैं उसका नाम लिखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सभी के अंदर डबल कॉलम है, एक डेबिट माने डेटर, क्रेडिटर। डेबिट क्रेडिट का मतलब डेटर एंड क्रेडिटर बनाना है। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स करके नंबर लिखते जाना है, जैसे जो है वहां पर उसी कॉपी पेस्ट करना। ए है दिल्ली ब्रांच, आप यही कॉपी पेस्ट करिए, ए दिल्ली ब्रांच। और सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस हो रहा है 1 2 4 ऐसे करके सीक्वेंस, तो आप वो नंबर 1 लिख दीजिए। ए में क्या है पढ़ लीजिए, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मुंबई 35,000। दिल्ली ब्रांच बोल रहा है कि उसे मुंबई ब्रांच से मिला और कोलकाता ब्रांच से मिला। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का तो आपस में कोई रिलेशन हो नहीं सकता। तो आप एचओ बनकर सोचो, दिल्ली को यदि कोई बेनिफिट मिला तो एचओ क्या करेगा, दिल्ली ब्रांच को डेटर बनाएगा और जो बेनिफिट सप्लाई कर रहा है सप्लायर जो है ब्रांच, उसे क्रेडिटर बनाएगा। एचओ बोलेगा ठीक है मुंबई तुमने दिया है सो आई विल कंपेंसेट यू, और कोलकाता तुमने दिया है तो मैं तुम्हें कंपेंसेट करूंगा। इसका मतलब है कि इन द बुक्स ऑफ एचओ दिल्ली ब्रांच इज द बेनिफिट रिसीवर। यहाँ पर वो बेनिफिट पा रहा है नंबर 1 पॉइंट में, दैट्स वाई क्या हो जाएगा कि वो मुंबई ब्रांच को अपना दिल्ली ब्रांच को अपना डेटर बनाएगा। कितने रुपए से, दोनों का अमाउंट ऐड करके 35 + 15 इज इक्वल टू 50,000। सो दिल्ली ब्रांच डेबिट होगा।
दिल्ली ब्रांच डेबिट होगा विथ 50,000। बेनिफिट किसने दिया? मुंबई ने दिया, इसलिए मुंबई ब्रांच क्रेडिटर बनेगा विथ 35,000। और किसने दिया? कोलकाता ने दिया 15,000 का। ठीक से समझिएगा, फिर पूरा सम्स इजी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्टी। आपको बन के क्या सोचना है? एचओ के बुक्स में सोचना है। एचओ सबके बीच में लिंक का काम एचओ करता है। अल्टीमेटली यहाँ पर सप्लाई किया है चेन्नई ने और कोलकाता ने, तो एचओ एक्नॉलेज कर रहा है मैं मुंबई को कंपेंसेट करूंगा या मैं लायबल हूं देने के लिए 35,000 रुपीज, कोलकाता को भी लायबल हूं देने के लिए 15,000 रुपीज। सिंस बेनिफिट हैड बीन रिसीव्ड बाय द दिल्ली ब्रांच, इसलिए दिल्ली ब्रांच से मैं लूंगा 50,000 रुपीज। नंबर 2 देख लीजिए क्या बोल रहा है। नंबर 2 यहां पर आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं गुड सेंट, जो वहां लिखा हुआ वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है सेंट गुड्स। अच्छा, गुड्स रिसीव्ड था पहला वाला, तो लिखना पड़ेगा रिसीव्ड गुड्स। उसके बाद गुड सेंट। अब आप तो समझ ही गए कि इस बार मुंबई भेज रहा है, तो मुंबई इज द सप्लायर, सॉरी दिल्ली इज द सप्लायर, तो सेंट गुड्स टू चेन्नई होगा। ये स्पेलिंग गलत है, चेन्नई एंड कोलकाता। चेन्नई को दे रहा है 25, कोलकाता को दे रहा है 20, तो चेन्नई बिकम्स द डेटर्स 25,000 से, कोलकाता बिकम्स डेटर्स विथ 20,000। एंड ये दोनों सप्लाई किसने किया? तो ये सप्लाई किया दिल्ली ब्रांच ने, तो विथ 45,000 दिल्ली ब्रांच बिकम्स द क्रेडिटर्स। कितना इजी है। फिर नंबर 3 देंगे, नंबर 3 देखेंगे क्या बोल रहा है। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड, तो बिल जिसके पास होता है पैसा उसे ही मिलता है, यानी दिल्ली ब्रांच बेनिफिट ले रहा है और चेन्नई दे रहा है, तो चेन्नई सप्लायर है, तो चेन्नई क्रेडिटर बन जाएगा विथ 20,000 और 20,000 से दिल्ली डेटर बन जाएगा एचओ के बुक्स में। नरेशन में लिखना होगा बी आर रिसीव्ड। नंबर 4 एक्सेप्टेंस सेंट टू मुंबई। एक्सेप्टेंस मतलब लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कर रहा है, बिल का एक्सेप्टेंस, और मुंबई को 25,000 का बेनिफिट मिल रहा है और कोलकाता को 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है। तो जो बेनिफिट रिसीव करता है एचओ से अपना डेटर बना लेता है, तो मुंबई बिकम्स डेटर विथ 25, कोलकाता बिकम्स डेटर्स विथ 10,000 और क्रेडिटर कौन बन जाएगा? दिल्ली विथ 35,000। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल पेबल, और बिल्स पेबल का एक्सेप्टेंस दिया, इसीलिए दिल्ली एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसे क्रेडिटर बनाए, और मुंबई और कोलकाता उसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए एचओ ने उसे डेटर बनाया। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अभी ये था आपका पूरा कहानी अभी तक किसका? दिल्ली ब्रांच के साथ हो रहा था, जो किसके साथ हुआ? विथ दिल्ली ब्रांच। अभी अपने आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि अब कौन सा ब्रांच दिया हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है वो करना है। सो नेक्स्ट है आपका मुंबई ब्रांच, तो हेडिंग डाल दीजिए बी मुंबई ब्रांच। मुंबई ब्रांच, और उसके अंदर में नंबरिंग जो चल रहा है वो सीक्वेंस नंबर 5 आएगा। अब 5 क्या बोल रहा है वो देखो। मुंबई ब्रांच रिसीव्ड गुड्स, तो गुड्स रिसीव कर रहा है कोलकाता से 15,000 का और दिल्ली से 20,000 का। भाई आपने बेनिफिट रिसीव किया है, मुंबई बिकम्स, जो बेनिफिट लेता है उसे डेटर बनाता है एचओ, तो मुंबई बिकम्स द
डेटर विथ 15,000 एंड 20,000, यानी कि टोटल 35,000 से मुंबई ब्रांच डेटर बनेगा, 35,000 से मुंबई ब्रांच डेटर्स बनेगा। तो आप लिखेंगे रिसीव्ड गुड्स, पहले तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसमें से मुंबई कौन सा, सेकेंड वाला कॉलम मुंबई है, उसे डेटर बनाना है विथ 35,000, और कोलकाता ने दिया है और दिल्ली ने दिया है, इन दोनों को कैटर बनाएंगे। सो कोलकाता ने कितने का दिया वो देखो, 15,000 का, तो कोलकाता बिकम्स कैटर विथ 15,000, और दिल्ली बिकम्स कैटर विथ 20,000। दिल्ली ने 20,000 का गुड्स दिया है, तो दिल्ली को अपने 20,000 से कैटर्स बनाएंगे, लाइक दिस। नंबर 6 डालेंगे, क्या है, तो नंबर 6 है, पढ़ो, कैश सेंट टू दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली को 15,000 दिया, 7,000 दिया कोलकाता को, तो कैश सेंट, दोनों मिलाकर टोटल हो जाता है 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपए से मुंबई क्रेडिटर बन जाएगा। क्यों क्रेडिटर बनेगा आप समझ गए, मुंबई क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि मुंबई दे रहा है, कैश सेंड किया है, तो बाय दैट अमाउंट मुंबई बिकम्स अ क्रेडिटर बाय 22,000। और सिमिलरली ये 22,000 रुपए अल्टीमेटली किसने किसने दिया, 15,000 और 7,000 मिला किसको, तो बोलते हैं 7,000 तो मिला है कोलकाता को और 15,000 दिल्ली को, तो 15,000 से दिल्ली बिकम्स डेटर, 7,000 से कोलकाता बिकम्स डेटर। देखिए डेबिट में लिख रहे हैं, कोलकाता के डेबिट कॉलम में, ध्यान रखिएगा ये गलती नहीं हो, तो कोलकाता के डेबिट कॉलम में लिखा गया। तो ये हो गया कैश सेंट। मुंबई ब्रांच ट्रांजैक्शन इज ओवर। नाउ अपने अब मूव करेंगे, तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर है आपका चेन्नई ब्रांच। तो आप लिखेंगे चेन्नई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच में नंबर क्या है वो देख लीजिए, नंबर दीजिए वैसे ही, तो नंबर हो जाएगा 7। चलो चेन्नई ब्रांच का चेक करते हैं क्या क्या है कहानी। तो चेन्नई ब्रांच अपार्ट फ्रॉम अबव रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम कोलकाता, तो रिसीव्ड गुड्स हेडिंग डाल दीजिए, रिसीव्ड गुड्स, ठीक है, और कितने का गुड्स रिसीव कर रहा है, 30,000 का कोलकाता से, तो चेन्नई को बेनिफिट मिला, इसलिए चेन्नई बिकम्स डेटर्स, तो चेन्नई को अपने डेटर बनाएंगे 30,000 से, और सप्लाई किसने किया है, कोलकाता ने किया है, तो कोलकाता बिकम्स क्रेडिटर बाय 30,000, तो कोलकाता को अपने क्रेडिटर बना देंगे विथ 30,000। नंबर 7 इज ओवर। नंबर 8, तो नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, कैश सेंट, सॉरी एक्सेप्टेंस एंड कैश सेंट दोनों ही है। 20,000 और 10,000 किस किसको दे दिया, एक ही जन को दिया है, कोलकाता को कैश भी दिया है, और 10,000 का मैंने 30,000 रुपए से आपको कोलकाता को डेटर बनाना है, 30,000 से कोलकाता को डेटर बनाना है, और जिसने दिया उसे क्रेडिटर बनाना है, तो चेन्नई ने दिया इसलिए क्रेडिटर बनाए, और कैश एंड एक्सेप्टेंस है, कैश एंड एक्सेप्टेंस, तो यहां पर आपका कैश एंड एक्सेप्टेंस मिला के 30,000 है, तो ये चेन्नई ब्रांच इज ओवर। नेक्स्ट इज कोलकाता ब्रांच, तो अब हेडिंग डालेंगे कोलकाता ब्रांच। नंबर 4, कोलकाता ब्रांच, और उसके नीचे नंबरिंग दोगे, नंबर 9 क्या है, नंबर 9 वो देखो, सेंड गुड्स टू चेन्नई,
तो कोलकाता चेन्नई को दे रहा है 35,000 का गुड्स, तो आप लिखेंगे गुड सेंट, जिसे मिला उसे डेटर बनाएंगे, चेन्नई ने रिसीव किया है उसे डेटर बनाएंगे, और कोलकाता ने सेंड किया है तो कोलकाता को ब्रांच एचओ जो है अपना क्रेडिटर बनाएगा। नंबर 10 क्या है वो देखो, पेड कैश टू चेन्नई 15,000, तो कैश पेड चेन्नई को मिला इसलिए चेन्नई को डेटर, सॉरी गलत जगह लिख दिया, चेन्नई को डेटर बनाना है और पे करने वाला है कोलकाता, तो कोलकाता को क्रेडिटर बनाएगा एचओ। एक्सेप्टेंस सेंड टू चेन्नई, तो चेन्नई को डेटर बनाएंगे 15,000, और कोलकाता को क्रेडिटर बनाएंगे 15,000। एक्सेप्टेंस गिवन, और ऐसा सब कुछ हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको एक लाइन ड्रॉ करके टोटल करना है सभी कॉलम्स का। सबसे पहले दिल्ली का कर रहा हूं मैं, तो दिल्ली का टोटल क्या आ रहा है, डेबिट कॉलम 50 + 20 70 85,000। क्रेडिट आ जाओ, दिल्ली का क्रेडिट कितना है, तो 45 + 35, 45 + 35 कितना हो गया, 80 100, तो 1 लाख है। तो नेट आप यहां पे करते चलो, नेट बैलेंस कितना हुआ, नेट बैलेंस आप बोल सकते हो ना 15,000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट है 1 लाख और डेबिट है 85,000, तो नेट डिफरेंस 15,000 का है और वो क्रेडिट बैलेंस है। वैसे ही अपने क्या निकालेंगे, मुंबई का निकालेंगे 25 + 35 = 60 प्लस कुछ नहीं 60,000 डेबिट में। क्रेडिट में कितना वो निकालो, 22 + 35 = 57,000। तो नेट क्या निकला, 3,000 डेबिट, डेबिट बड़ा है तो नेट बैलेंस इज 3,000 डेबिट। चेन्नई का निकालेंगे 25,000 + 30,000 = 55,000 प्लस 15 + 15 30, तो 85,000। फिर से कर लो एक बार, 25 + 30 55 + 30 85, तो ये 85,000 डेबिट है। क्रेडिट में निकालो कितना है, 20,000 + 30,000, तो ये 20,000 और ये 30,000 50,000 और ये, तो ये 85,000, तो इसका नील है, बैलेंस हो गया, इसमें कोई बैलेंस बचा नहीं, दैट मीन्स। कोलकाता का निकालेंगे 20 + 10 30 37 67 डेबिट में है। क्रेडिट में निकालेंगे कोलकाता का 15,000 + 15,000 30 + 30 60 + 35 95 95 + 30 1,25,000। 125 - 67 कर दो, 58,000 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अभी आप देखो 58,000 क्रेडिट बैलेंस, तो ये तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज कैलकुलेशन गड़बड़ है या कॉलम डालने में गलती हुआ हो, क्योंकि ये बैलेंस टैली करना चाहिए। 15,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट और 58,000 क्रेडिट, तो टोटल तो टैली ही नहीं कर रहा, टैली होना चाहिए। किसी को हम डेटर और क्रेडिटर बना रहे हैं तो ओवरऑल पिक्चर विल रिमेन सेम। तो चलो फटाफट से एक बार कैलकुलेशन चेक करो। पहला में अपने दिल्ली से 50,000 का गुड्स रिसीव किए,
दिल्ली रिसीव किया तो दिल्ली डेटर बन गया और इन लोगों को क्रेडिटर बनाए। रिसीव्ड गुड्स किया है तो दिल्ली को डेटर बनाए 50,000 से, सही है। और मुंबई को और कोलकाता को क्रेडिटर बनाए 50,000, ठीक है। इसको क्रेडिटर बनाए 45, तो इन लोगों को चेन्नई को डेटर बनाए, कोलकाता को डेटर बनाए, ठीक है। 20,000 से इसे डेटर बनाए, सॉरी मिट गया, 20,000 से इसे डेटर बनाए तो 20,000 से अपने चेन्नई को क्रेडिटर बनाए, ठीक है। 35,000 से क्रेडिट किए तो यहाँ पे 25,000 से डेटर बनाए, इसे 10,000 से डेबिट भी बनाए, ठीक है। 20,000 रुपए से दिल्ली को क्रेडिटर बनाए और 15,000 से कोलकाता को क्रेडिटर बनाए तो मुंबई को 35,000 से डेटर बनाए, ये भी सही है। 15,000 से अपने दिल्ली को डेटर बनाए और 7,000 से कोलकाता को डेटर बनाए तो मुंबई को 22,000 से क्रेडिटर बनाए। पूरा ही चेक कर रहा हूँ सम्स में, क्योंकि भाई डिफरेंस तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका चेन्नई डेटर बना 30,000 से तो कोलकाता क्रेडिटर बना 30,000 से। यहाँ पर कोलकाता डेटर बना 30,000 से तो चेन्नई क्रेडिटर बना 30,000 से। यहाँ पर 35,000 से ये क्रेडिटर बना तो ये डेटर बनना चाहिए, ये गलती है। समझ में आया कैसे? ये क्रेडिटर है कोलकाता, तो ये डेटर बनना चाहिए। अब कॉलम क्या है ना, दिखता नहीं है, स्क्रॉल कर दिया मैं, हो सकता है आप ठीक लिखे होंगे तो आपका टोटल सही आया होगा, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। 30,000 आप 35,000 इधर शिफ्ट हो गया। कैश पेड पूरा चेक कर ही लेता हूँ। यहाँ पे 15,000 से इसे क्रेडिटर बनाए तो इसे डेटर बना लिया, इसे क्रेडिटर बनाए तो इसे डेटर बना लिया। खाली 35,000 का एक गड़बड़ी था, इधर 35,000 बढ़ जाएगा। 85 प्लस 35 कितना हो जाएगा, चेंज होगा, मिटाते हैं पहले तो। पहले का 2 कॉलम सही है, उधर कोई गड़बड़ी नहीं है, सारा गड़बड़ी इधर हो गया। तो चलो अपने सबसे पहले चेन्नई ब्रांच को टोटल करते हैं। तो टोटल करते हैं फिर से, तो 25 प्लस 30 55 प्लस 35 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90 और 90 प्लस 30 1,20,000, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, फिर से 25 प्लस 30 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90 90 प्लस 30 120। इधर क्रेडिट साइड में जोड़ रहा हूँ, 30,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 50,000। तो इसका बैलेंस कितना बचा, 70,000 रुपये डेबिट। और इधर में आ जाइए, अब अपने कोलकाता का करेंगे। 20 प्लस 10 30 37 37 प्लस 30 67, ठीक है 67। इधर में आ जाएगा क्रेडिट में 15 प्लस 15 30 30 60 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95 प्लस 15 110 125 125 माइनस 67 58,000 क्रेडिट बैलेंस। फिर बराबर हो रहा है वो देखना है। 70,000 डेबिट और 3,000 डेबिट, 73,000 डेबिट और 58 प्लस 15 ये हो गया 73 क्रेडिट। तो अब बराबर है, सही है। आपको इन द बुक्स ऑफ एच ओ जेनेटिक्स पूछा था, ये सारा तो आपका वो था वर्किंग्स। अभी आपका जेनेटिक्स एक ही होगा,
in the books of HO, journal in the books of HO, क्या होगा जनरल एंट्रीज? तो आप देख लो जो कंक्लूजन है, नेट बैलेंस 15,000 से ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट हो रहा है चेन्नई और डेबिट हो रहा है आपका मुंबई। तो चेन्नई ब्रांच डेबिटेड 70,000, मुंबई ब्रांच डेबिटेड 3,000। और क्रेडिट कौन होगा? तो क्रेडिट होगा आपका दिल्ली ब्रांच विथ 15,000, और क्रेडिट होगा कोलकाता ब्रांच विथ 58,000। नरेशन में लिख देंगे बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर being adjustment entry passed for what? Inter branch transactions। एक सिंगल एंट्री में सारा काम हो गया और सारे जो ट्रांजेक्शन्स है उसको टेबुलेट कर दिए गए, एक एक ट्रांजेक्शन्स के लिए एंट्री नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ पासिंग सिंगल एंट्री सारा एक एक एंट्री करें तो भी आंसर आएगा सेम ही, बट आपसे एग्जाम में पूछा ही नहीं है कि आपको सबके लिए अलग अलग करना है, आपको इन सारे ट्रांजेक्शन्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक ही एंट्री पास करना है। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट सम्स जो हम लोग किए। होमवर्क लीजिए अगले क्लास में के लिए, वो है एक तो क्वेश्चन आपका अच्छा सम्स है, क्वेश्चन नंबर 26 जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके बाद फॉरेन ब्रांच चालू हो जाएगा। 26 28 इस बार पक्का से मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा कुछ कुछ सम्स का और कुछ कुछ करूंगा, तो आप ना मतलब वो करके आएंगे। 29 का भी होमवर्क, थर्टी भी होमवर्क, थोड़ा ज़्यादा होमवर्क ले लो। 31 भी होमवर्क, 32 भी होमवर्क, बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।